हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं लूसेंट बुक का डेली मॉक टेस्ट जो हमारा चलता है। इसमें हमारा सेट नंबर ये 36 होगा। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बाकी के सेट्स को ज़रूर देखिए। इसमें हम लोग 50 MCQ देखेंगे और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अब 50 क्वेश्चन ही चलेगा। 40 क्वेश्चन लूसेंट से, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करने में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपका 50 क्वेश्चंस ही चलेगा। थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। और संडे के दिन आपको 100 क्वेश्चंस का मैं मॉक टेस्ट दूंगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको होमवर्क भी बताया जाएगा कि कल का होमवर्क क्या है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि होमवर्क पता नहीं चल रहा। यार, वीडियो आप देखते ही नहीं हो, रेगुलर की जो वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, लोथल। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, तब तक आप राइट आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, जितना आपको समझ में उतना ही कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती भी होता है तो गलती से ही सीखने को मिलता है। तो आप गलती या फिर जो भी आपको क्वेश्चंस लगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, आप उसको कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी। देखिए, लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक होता है एग्जाम्स के ओरिएंटेड, हमें वो चीज़ें पढ़ना है जो एग्जाम्स में पूछे जा सके। तो मैं वही कोशिश करता हूँ आपके साथ हर डे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास अच्छी सारी कलेक्शन हो जाएगी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? चंदेल राजपूत। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो बताइए कि मिताक्षरा जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं कि ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, विज्ञानेश्वर। ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था खजुराहो। कभी कभी ये पूछा जाता है कि खजुराहो जो है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ध्यान रखिएगा, छतरपुर जिले में। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमारी वीडियो से। इतना जेलियस ठीक नहीं यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको पता है कि ये किसे दिया जाता है? जो अच्छे प्रशिक्षक होते हैं, यानी कि जो कोच होते हैं, हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1985 से, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1985। ठीक है, 1985। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आईसीसी जो पुरस्कार होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिकेट का ऑस्कर। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को ही क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की खास बात यह है कि इसमें देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली अध्यक्षता थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको सामने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और मैंने आपको बताया था कि 200 MCQ, ठीक है, 200 MCQ मैंने आपको दिया था साइंस क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आसानी से आप डाउनलोड कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, तो आपको ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो राइट आंसर हो जाता है क्या? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? किस देश के संविधान से ये ग्रहण किया गया? तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है वो ग्रहण किया गया अमेरिका से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था?
तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था? राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी और उस वक्त कह सकते हैं कौन था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। ठीक है, वो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वार्न हेस्टिंग्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग इसका हुआ था सूरत के संधि के तहत और समाप्त हुआ था 1782 सलबाई के संधि के तहत, जो कि फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट में है कि इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो थे रॉबर्ट क्लाइव था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था कि उस वक्त यानी 1784 जब एशियाटिक सोसाइटी हुई थी तो उस वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उससे पहले यानी कि इसके अंतर्गत जो थे वारन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वारन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा गलत है। राइट आंसर होगा केवल और केवल एक को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लोब पर जो हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसके 10 डिग्री ऊपर में नॉर्थ और 10 डिग्री दक्षिण में साउथ है, इसके बीच का जो क्षेत्र हुआ इसी को कहते हैं डोलड्रम पेटी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे को बता दूँ, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है, जहाँ पवनें शांत होती है, इसीलिए इसे शांत पेटी या फिर डोलड्रम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शांत पेटी कह सकते हैं या फिर डोलड्रम कहते हैं। और क्या होता है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों का तक जो निम्न वायुदाब होती है उसी को कहा जाता है। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन, लाल रक्तकण के संबंध में यानी आरबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्तनधारियों में लाल रक्त कण जो होते हैं उभयावतल होते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। बिल्कुल सही है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं एक लांबा होता है और एक ऊँट होता है। इस तरह में कुछ होते हैं, अपवाद को हम हटाते हैं पहले। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी सही है। लाल रक्त कणों को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट भी सही है। आरबीसी का निर्माण यकृत एवं पलिया में होता है। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कहना ये गलत होगा कि आरबीसी का निर्माण यकृत और पलिया में होता है। एक यकृत और पलिया में तब होता है जब भ्रूण अवस्था में। अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे कहता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और पलिया में होता है तो वहाँ पे सही था, लेकिन सिंपल सी भाषा में बात करें तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदर। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? और वो अंग कौन सा है? यकृत। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है? बताइए कि पेप्सिन है पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट्स, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, एमिनो अम्ल में। ठीक है, एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि यकृत। नेक्स्ट वन है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का, तो ध्यान दीजिएगा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक के रूप में पुलकेशिन द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। और आपको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय अक्सर ये फेमस इसलिए रहता था क्योंकि हर्षवर्धन और इनकी जो फाइट हुई थी, कह सकते हैं हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। और ये युद्ध
नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जब विजय हुआ तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और साथ ही साथ इसने एक और उपाधि धारण की थी, दक्षिणा पंथेश्वर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को भी किसने हराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जब उनको हराया तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ध्यान रखेंगे वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट वन की कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए पैन से संबंधित एक क्वेश्चन हाल ही में ईएसआई के एग्जाम्स में पूछा गया था, जो ईएसआई का प्री हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि पैन में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट का होता है पैन। तो उसमें अधिकतर लोगों ने क्या किया था कि जिन लोगों ने पैन कार्ड ले गया था वहाँ से देख लिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 नंबर होता है पैन कार्ड में, ठीक है। और यहाँ पे पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडक्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। रेडक्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो रेडक्लिफ रेखा होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन की भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप जो किस प्रकार का है, तो राइट आंसर होगा संरचनात्मक में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कंपनी के संरक्षण ले लिया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, 1765, ये याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। और बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसके समय में गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस ने किसके समय में किया था, तो उस वक्त वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस आपने पढ़ा होगा, रिंग फेंस की नीति जो है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, तो ये किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स के संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कि वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अवक्षय का कारण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत जो है वो क्या कहलाती है, यानी कि आपको पता है कि वायुमंडल को पूरे 5 परतों में बांटा गया। तो सबसे समीप यानी कि पृथ्वी के सबसे समीप जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, और क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी जो होता है वो किसका सूचक है, तूफानी मौसम का सूचक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उचावच कहते हैं। वायु दाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि अगर हम इस तरह से बात करें कि ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया और अगर हम इस तरह से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वायु दाब के उतार चढ़ाव में कमी हो जाती है। बिल्कुल सही। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है।
नेक्स्ट वन है कि हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण जो है वो टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा शुष्क प्रकंद से। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जो प्रदान किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाग क्या है। भाग जो है वो भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 3 में 12 से 35 तक रखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 12 से 35, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ए विल बी करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया तो यार कर दीजिएगा। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेंट लुइस, ठीक है, सेंट लुइस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? सबसे ऊंची है तो केरल में, ठीक है, केरल में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लगभग 91% के करीब है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तो यहाँ पे था क्या कि राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है, तो सबसे कमी कहाँ पे बताइए, सबसे कम किस स्टेट का है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च जो शिखर है क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें डोडा बेटा, तो ये दक्षिण भारत की एक ऊंची चोटी के रूप में गिनी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में कौन जाना जाता है? अनाई मोदी, जो कि पिछली बार मेंस में पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार मेंस में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है? 14 से 20 सितंबर को मनाया गया था इस सप्ताह को, और इसका नाम रखा गया था सेवा सप्ताह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की जिबूती आचार संहिता जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? जिबूती आचार संहिता, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, समुद्री मामले से जुड़ी हुई है। चलिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि 16 सितंबर 2020 को भारत एक पर्यवेक्षक, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया। जिबूती आचार संहिता को जेदा संशोधन भी कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है जिसे 2008 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, मार्गरेट एटवुड, ठीक है, बी को टिक करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। लगभग हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 36 पार्ट था ये, ठीक है, और करीब मैंने आपको 20 से 25 सेट्स में 10-10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स करा दिया है। तो कितने लोग चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस को मिलाकर के एक अलग से वीडियो बना दी जाए ताकि सभी करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाए? तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सही आंसर क्या होगा? बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है? 2020 में मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र का कौन सा वर्षगांठ? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945 को हुई थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व को 10 वर्षों के लक्ष्य से आगे 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए TX2 टाइगर
संरक्षण पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसको हम लोग मरीना एरिना के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे अगर हम लॉजिकली सोचें तो मरीना बीच कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु। यानी कि सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, बताइए किसे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में पड़ता है और इसे मिनी काजीरंगा के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप अपना होमवर्क रेगुलर कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको बस कुछ दिन में ही देखने को मिलेगा कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी और किस तरह से मैं आपको फॉलो करा रहा था होमवर्क। तो अगर आप रेगुलर होकर के फॉलो कर रहे हैं, सीरियस होकर के, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। देखिए 26 फरवरी के दिन आपको क्या क्या चीज़ें टोटल पढ़नी है। हिस्ट्री में हम यहाँ पे देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। और बीच में इसके जो छोटे छोटे हैं आप उनको भी पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लूसेंट पेज नंबर 40 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो विश्व की प्रमुख जनजाति और प्रमुख वनस्पति, ठीक है, वनस्पति और जनजाति को आप दोनों को पढ़ेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 88-89 में मिल जाएगा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में संचित निधि, आकस्मिक निधि और संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी एक वीडियो है, आप उस पर देखकर काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाएगी हमारे इस वीडियो से। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 171-72 आप देख सकते हैं। चल रहा था हमारा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में अगर हम बात करें तो पाचन कार्य में भाग लेने वाले जो प्रमुख अंग है उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 252, ठीक है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको कल दिया था 15 दिन स्टार्टिंग का, 1 से लेकर के 15 जनवरी तक का, लेकिन आज दे रहा हूँ 16 से लेकर के 31 जनवरी, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है हम आज का होमवर्क, यानी कि कल आपको टोटल 24 घंटे में इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की महिला एकल वर्ग में US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का सबसे आखिरी ये प्रतियोगिता होता है US ओपन, और 2020 में ये किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की है, ठीक है, जापान की है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो राइट आंसर होता है विरुधुनगर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना इस तरह के आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट देखने को मिलती रहती है। क्यूज का क्वेश्चन राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।